नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्टडी पावर आईएएस के ऑनलाइन क्लासेज में मैं के कौशल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति सभ्यता को पढ़ा था, ठीक है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम वैदिक कालखंड को पढ़ेंगे, वैदिक काल को पढ़ेंगे, वैदिक संस्कृति को पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसा है कि आपने देखा कि 1750 बीसी के आसपास हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है, ठीक है। और इसके कालखंड जो है वो 1500 से 600 बीसी है, वैदिक कालखंड। तो वैदिक काल का कालखंड जो है वो 1500 से शुरू होता है और यहाँ 1750 में पतन होता है। तो जो 250 वर्षों का जो कालांतराल है उसमें कुछ इतिहास में कुछ खास चीज़ें नहीं हो पाई हैं, लेकिन फिर भी एक ताम्रपाषाणिक काल से संदर्भित एक चैप्टर है, उसको हम कभी बाद में देख लेंगे, जिसके कालखंड 2000 बीसी से 500 बीसी तक हैं। उसमें कुछ फैक्ट्स हैं तो उसको एमसीक्यू में हम देख लेंगे, हालांकि उससे उतने क्वेश्चंस आते नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे अपने विषय पे चलते हैं हम, और हम वैदिक कालखंड को आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैदिक कालखंड को, जैसा कि आपको पता है कि वैदिक कालखंड को हम अध्ययन की सुविधा और प्रवृत्तियों के आधार पे 2 भागों में बांटते हैं। और मुख्य जो आधार है, आप देखिएगा तो अतरंजी खेड़ा एटा से 1000 बीसी में हमें लोहे का साक्ष्य प्राप्त होता है, और वहीं से जो है वो हर एक स्तर पे, चाहे वो राजनीतिक स्तर हो, आर्थिक स्तर हो या सांस्कृतिक स्तर हो, कोई भी स्तर हो, उसमें जो है व्यापक डायनेमिक चेंजेज आते हैं, ठीक है। तो लोहा के खोज से चूँकि उसका उपयोग होने लगता है, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन वो जो है विभाजक रेखा है। तो अभी जो है हम वैदिक कालखंड को देखेंगे। तो वैदिक कालखंड को हम 2 भागों में बांटते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको जहाँ तक पता है कि वैदिक कालखंड को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक है ऋग्वेद, तो एक है ऋग्वैदिक काल, ठीक है। इसका कालखंड 1500 बीसी से 1000 बीसी होता है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, और इसका कालखंड क्या है, 1000 बीसी से 600 बीसी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इसके बेसिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, वेद, वैदिक जो है वो वेद शब्द से बना है, वेद संस्कृत का शब्द है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। तो पहला तो ये चीज़। फिर अब ये आर्य की संकल्पना क्या है, तो आर्य जो है वो जाति सूचक शब्द नहीं है, ये जो है विभिन्न भाषा भाषी लोगों का जो समूह था उसे हम आर्य बोला। आर्य का मतलब दूसरा ये होता है कि श्रेष्ठ या कुलीन वर्ग को हम आर्य बोलते हैं। तो 2 चीज़ें इसमें देखी हमने। पहला तो ये भाषा भाषी स्तर नहीं है, इसमें जो है ये क्या है, भाषा भाषी समूह है ये, ठीक है। जातिगत इसमें कोई विशेषता नहीं है, ठीक है। तो पहला भाषा भाषीगत और दूसरा आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। इसमें कहीं भी जाति सूचक चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई बातें। अब हम देखते हैं आगे दोस्तों कि इसको हम संहिता भी बोलते हैं, ठीक है, और इसे हम श्रुति साहित्य भी बोलते हैं। तो अब श्रुति साहित्य क्या होता है दोस्तों, तो चूँकि आर्यों को उस समय लिखने का ज्ञान था नहीं, तो आर्यों को जब लिखने का ज्ञान नहीं था तो पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे ये सुनने के द्वारा ही, श्रुति के द्वारा ही ये चीज़ें याद रखी गई, और बाद में चल के जब लेखन शैली की शुरुआत होती है तो इसको जो है लिखित रूप दिया जाता है आके गुप्ता काल में, ठीक है दोस्तों। तो क्या हुआ कि मतलब शिष्य गुरु परंपरा यहाँ पे चल रही थी। जैसे गुरु जो है अपने शिष्य को इससे संदर्भित जो भी वेद हैं उससे संदर्भित मंत्रों का उच्चारण, उससे संदर्भित जो भी उसमें दी हुई बातें हैं वो सारी चीज़ें अपने शिष्यों को दिया करते थे, और शिष्य ही आगे चल के गुरु बनते थे, और गुरु परंपरा से फिर शिष्य में ये जो है ट्रांसफ़र होते रहा, ठीक है। इसलिए इसको श्रुति साहित्य बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये बेसिक्स हमने देख लिए।
अब ऋग्वेद की जहाँ तक बात करें तो ऋग्वेद में आपको मंडल के रूप में 10 मंडल दिखते हैं। इसमें 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, और इसमें 10 से 28 सूक्त हैं। 10 से 28 क्या है? सूक्त हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि 10 मंडल हैं, 10 से 28 सूक्त हैं। अब सूक्तों को क्या है कि हम 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे 10 से जो 28 सूक्त हैं हमारे, ठीक है, तो 10 से 28 सूक्त आए कैसे, ये हम देख लेते हैं। तो इसमें जो है ऋग्वेद को 3 भाग में हम बांटते हैं। ऋग्वेद को हम क्या करते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, 3 भाग या 3 पाठ कह लें तो ये है साकल, उसके बाद वास्कल, और ये है बालखिल्य। ठीक है, साकल, वास्कल और बालखिल्य। इसमें 10 से 17 सूक्त हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें 10 से 17 सूक्त हैं। वास्कल में क्या है, 56 सूक्त हैं, और इसमें 11 सूक्त हैं। ठीक है, अब ये देखिए आप, 56 जो सूक्त हैं वास्कल में, ये हमें अवेलेबल नहीं है। ये जो है नॉट अवेलेबल, ये हमें मिला नहीं। ठीक, अब ये बालखिल्य के जो 11 सूक्त हैं हमारे, ये 8वें मंडल का परिशिष्ट है। ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा। ये बालखिल्य में जो 11 सूक्त हैं, ये 8वें मंडल का ये परिशिष्ट है। ठीक है, 8वें मंडल का परिशिष्ट है। 8वें मंडल जो कर्ण और या अंगिरस ऋषि ने जिसकी रचना की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये है मंडल से संदर्भित, ये चीज़ें हमने सूक्त के स्तर पे देख ली हैं। अब ये ऋचाओं के स्तर पे देखते हैं हम। तो ऋचाएँ कितनी हैं, तो 10,462 इसमें ऋचाएँ हैं। 10,462 ये ऋचाएँ हैं इसमें। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस बन गया हमारा। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं इससे संदर्भित कुछ विवाद हैं। ठीक है दोस्तों, और ये आर्यों से संदर्भित कि आर्य का मूल निवास स्थान था कहाँ पे, उससे संदर्भित कुछ विवाद है। अलग अलग इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं, उससे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि अलग अलग इतिहासकारों ने क्या कहा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बहुत बार क्वेश्चंस आया है वो है तिब्बत। तिब्बत से की संकल्पना किसने दी? दयानंद सरस्वती ने दी। तो इन्होंने कहा कि तिब्बत उनका मूल स्थान था, वहीं से आर्य जो है भारत में आए थे। उसके बाद में दूसरी संकल्पना उत्तर ध्रुव की है। उत्तर ध्रुव हमारे पंडित बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इन्होंने द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस बुक्स में इन्होंने संकल्पना दी थी कि ये जो है उत्तरी ध्रुव से ये आए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक ब्रह्मर्षि प्रदेश की संकल्पना दी थी। ये पंडित गंगानाथ झा ने इसकी संकल्पना दी थी। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मर्षि प्रदेश से ही आए थे। फिर एक कश्मीर या और हिमालय से आए थे आर्य, इसकी संकल्पना दी थी किसने? डॉक्टर LD कल्ल ने। ठीक है, इसको आप नोट करते चलें, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो ये क्वेश्चंस जब आते हैं तो ये चीज़ें जो है याद रहेंगी आपको, तो वहाँ पे आपको आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद में बैक्टीरिया की संकल्पना किसने दी? तो रोड्स महोदय ने दी। रोड्स ने बैक्टीरिया से संदर्भित संकल्पना दी कि आर्य वहाँ से आए थे। जर्मनी की संकल्पना हार्ट और पेनका ने दी थी, और ये संकल्पना इसलिए दी थी कि शारीरिक बनावट के आधार पे इन्होंने ये संकल्पना दी थी। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दक्षिण रूस से संदर्भित। ठीक है, तो दक्षिण रूस की संकल्पना किसने दी थी? तो गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग ने। ठीक है, इन्होंने भाषाई आधार पे ये संकल्पना दी थी। ठीक है, उसके बाद में हम यूरोप में हंगरी देखते हैं, या डेन्यूब नदी घाटी से संदर्भित जो संकल्पना दी थी ये P गाइल्स ने दी थी। ठीक है, ये भाषाई आधार पे इन्होंने ये दिया था। ठीक है, और यूराल पर्वत के दक्षिणी किर्गिज मैदान की संकल्पना जो थी वो दिया था ब्रेडेन स्टीन ने। ठीक है, हालांकि ये भी मत अधिकतर मान्य है।
तो ब्रेंडेस्टिन ने यूराल पर्वत के दक्षिणी किर्गिज मैदान से इनकी मतलब ये आए थे, ये संकल्पना दी। ठीक है। एक भगवान दास गिडवानी है, इन्होंने रिटर्न्स ऑफ द आर्यंस में ये जर्मनी में शोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये भारतीय ही मूल के थे, ये मतलब उन्होंने जो स्थानीय संकल्पना दी। ठीक है दोस्तों। लेकिन जो सबसे बहुमान्य मत है, जो हिस्ट्री में बहुमान्य मत की संकल्पना होती है, मतलब ज़्यादा हिस्टोरियन का जो मत होता है उसी को मान लिया जाता है, तो वो हमारा मध्य एशिया में बैक्टीरिया के क्षेत्र से आए थे, ये मैक्स मूलर ने कहा। ठीक है। मैक्स मूलर जो थे वो जर्मनी के विद्वान थे। इन्होंने कहा कि मध्य एशिया में बैक्टीरिया क्षेत्र से ये आर्य जो है वो भारत में आए थे। इन्होंने कुछ उसके जो है उस मतलब उस को के लिए साक्ष्य दिए, उस तर्क की पुष्टि के लिए इन्होंने साक्ष्य दिए। इन्होंने कहा कि ईरानी ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, ठीक है, और ऋग्वेद, इसमें क्या है कि दोनों में देवताओं के स्तर पे आप देखिएगा तो उसमें कुछ साम्यता दिखती है। जैसे कि इंद्र को अवेस्ता में भी, जो जिंद अवेस्ता है वहाँ का ईरान का, उस ग्रंथ में भी इंद्र ही कहा गया। वायु से संदर्भित तो वहाँ वायु कहा गया। उसी तरीके से आप देखेंगे मित्र की जो संकल्पना यहाँ पे है, तो ये चीज़ें जो हैं वो मित्र वहाँ पे कही गई हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये हो गया। इसलिए अब आर्यों का मूल स्थान क्या है, तो यही है मूल स्थान, निवास स्थान जो है वो मध्य एशिया में बैक्टीरिया या आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में यूरेशिया का को ही माना जाता है। तो ये जो है मैक्स मूलर का सिद्धांत जो है, इनसे संदर्भित मूल स्थान से संदर्भित ये ज़्यादा मान्य है। ठीक है दोस्तों। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि इसको पढ़ने के लिए हमारे पास दोनों सोर्स अवेलेबल है। जैसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था तो उसमें हमने पुरातात्विक सोर्स का ही उपयोग किया था और आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा था। वो इसलिए रखा था कि उसमें भी हमें साहित्यिक साक्ष्य तो मिले हैं, लिपियों से संदर्भित साक्ष्य मिले हैं कि उसको पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए उसको अपवाद रूप में हम किस में रखते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यहाँ पे हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है और हमें क्या मिला है, साहित्यिक साक्ष्य भी मिला है। तो पुरातात्विक साक्ष्य जो मिला है उसमें हम देखेंगे कि ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है, ये मृदभांड के स्तर पे मिला है। ओसीपी मुख्यतः जो है वो संदर्भित किससे है, ऋग्वेद से, और पीजीडब्ल्यू ये किससे संदर्भित है, उत्तर वैदिक काल से। तो मतलब पेंटेड ग्रेवेयर ये और ओसीपी जो है गेरिक मृदभांड, ये जो है इससे संदर्भित किससे है, ये है ऋग्वेदिक काल से। चलिए अब देखते हैं कि एक बोगज कोई अभिलेख है। ठीक है दोस्तों। आधुनिक तुर्की में एशिया माइनर, उस समय एशिया माइनर बोला जाता है, पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है। आधुनिक तुर्की का मतलब ये अभिलेख है बोगज कोई, ये 1400 BC का अभिलेख है। ठीक है। उसमें हित्ती और मितनी कबीला के बीच में संधि की चर्चा है। उस अभिलेख में हित्ती वहाँ कबीला हुआ करते थे, तो हित्ती और मितनी जो है ये कबीला थे, तो इसके बीच में क्या है कि संधि होती है। ठीक है। तो संधि के साक्षी के रूप में कुछ उस वहाँ पे देवताओं के नाम यूज किए जाते हैं, जिसमें कौन कौन होते हैं, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। ठीक है। तो ये जो है ऋग्वेद में भी ये हमारे देवता के रूप में यहाँ पे भी देखेंगे, इंद्र भी मिलेंगे, मित्र भी मिलेंगे, वरुण भी मिलेंगे। लेकिन नासत्य की जो साम्यता दर्शाई गई, वो नासत्य की जो चर्चा हमारा मतलब वहाँ है, आपको बोगज कोई में है जो 1400 BC का है, उसमें नासत्य की नासत्य जो है वो उसकी साम्यता यहाँ के अश्विन देव से लगाई गई। ठीक है। अश्विन देव ये कौन है, ये चिकित्सा के देवता हैं। यही जैसे कुंवारी कन्याओं के वर ढूंढने में ये मदद करते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे। और यही जो है कृत्रिम पैर की भी संकल्पना देते हैं, टूटी हुई नौका है उसकी भी रक्षा करते हैं। तो ये जो है अश्विन से लगाया गया। ठीक है, नासत्य की साम्यता। ठीक है। उसी तरह से 1600 BC में एक कस्सी अभिलेख या कसाइट अभिलेख, इसमें क्या है कि ये इसमें चर्चा है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में आई। ठीक है। तो ये कसाइट अभिलेख में इसकी चर्चा है। उसी तरह एक सीरिया का मितनी अभिलेख है। ठीक है। इसमें भी जो आर्य नाम के मतलब उल्लेख जो हैं वहाँ पे,
वो उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी मिलते हैं। ठीक है, तो आर्य नामों की भी साम्यता वहाँ से मिलती है। तो ये सारे हम उपयोग करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य में। और साहित्यिक साक्ष्य की जहाँ तक बात है तो आप समझ ही रहे हैं, साहित्यिक साक्ष्य में क्या है हमारा, ये चारों वेद है ही, 8 ब्राह्मण हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं और वेदांग है। तो ये सारी चीज़ें जो है साहित्य के अंतर्गत आती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं दोनों में तुलना करके और निष्कर्ष पे पहुंचा गया, और इसीलिए जो है इसमें जो है दोनों चीज़ों का यूज हम करते हैं। तो उपयोग हमारा पुरातात्विक सोर्स भी है और यहाँ पे साहित्यिक सोर्स भी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम मंडल से संदर्भित देख लेते हैं। तो 10 मंडल हैं इसके, जिसमें 2 से 7 तक क्या है, सबसे प्राचीन मंडल है, और 1 और 10 क्या है, ये जो है परवर्ती काल का है, मतलब ये जो है बहुत बाद का है। ठीक है, उसमें भी देखिएगा तो 10वां सबसे बाद का है। ठीक है, लेकिन उसमें 8 और 9 भी जोड़ देते हैं। तो ये क्या है, ये देखिएगा अब कि 2 से 7 तक का जो मंडल है वो सबसे प्राचीन मंडल है। ठीक है, और 1 और 10 जो है ये परवर्ती काल का है, परवर्ती काल का ये है आपको। ठीक है, तो परवर्ती काल का है आपको 1 और 10, इसमें 8 और 9 भी परवर्ती काल का ही है, लेकिन 2 से 7 तक जो है वो क्या है आपका, ये है आपको सबसे प्राचीन। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हम कि किस मंडल की रचना किसके द्वारा की गई, मतलब ऋषियों ने ही इसकी रचना की है। तो अब इसको देखिए, इसको गोत्र मंडल भी बोलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन एक बार आया था, इसको गोत्र मंडल भी बोलते हैं। 2 से 7 तक के जो हमारे मंडल है इसको गोत्र मंडल भी बोलते हैं। इसलिए गोत्र मंडल बोलते हैं कि ऐसा माना जाता है कि 2 से 7 तक जो मंडल हैं वो एक ही गोत्र के ऋषियों के द्वारा ये इसकी रचना की गई है। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं आगे कि कौन से मंडल में, मतलब कौन से ऋषि के द्वारा रचित हैं ये। तो प्रथम मंडल जो है वो अंगिरा ऋषि या दीर्घतमा ऋषि। ठीक है, तो इनकी रचना है ये प्रथम मंडल। द्वितीय जो मंडल है गुत्समद या भार्गव। ठीक है, गुत्समद भार्गव ऋषि की ये रचना है। ठीक है, तृतीय विश्वामित्र की रचना है, और इसी में आप गायत्री मंत्र का उल्लेख पाते हैं। जो आज भी हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वो तृतीय मंडल में है, ये विश्वामित्र की रचना है। चतुर्थ है वामदेव की रचना, वामदेव की रचना है चतुर्थ, और इसमें क्या है महत्वपूर्ण है कि कृषि कार्य की प्रक्रिया से संदर्भित इसमें हमें कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख इसमें मिलता है हमें। 5वां अत्रि ऋषि का है। ठीक है दोस्तों, जो षष्ठ है वो भारद्वाज ऋषि का है। ठीक है, सप्तम में वशिष्ठ ऋषि का है, मतलब सप्तम वशिष्ठ ऋषि द्वारा रचित है। इसी में प्रसिद्ध दशराग्य युग की चर्चा है, जो रावी परुष्णी नदी के तट पे हुआ था, जिसमें कि भरत कबीला और आर्यभिन्न 10 कबीले उधर थे। तो भरत के त्रिशु राजा थे, तो ये जो है भरत ही विजयी हुआ था वहाँ पे कबीला। ठीक, अब अष्टम जो कबीला है वो कण्व या अंगिरस ऋषि का है, जिसको हमने बालखिल से संदर्भित हमने जो बताई थी 11 जो है वो उससे संदर्भित हैं। तो ये अष्टम मतलब इसी का परिशिष्ट है वो। अब नवम क्या है कि नवम पंगाम पौमान अंगिरा ऋषि का है, और आपको पता है कि सोम रस का पान के लिए जो है हिमालय के मुजवन पर्वत से इसकी चर्चा ऋग्वेद में है। ठीक है, तो ये बहुत फेमस है, तो ये हमेशा क्वेश्चंस भी आते रहता है। तो 9वां जो मंडल है वो अंगिरस पौमान अंगिरा का है, और इसमें सोमरस की चर्चा है। ठीक है, और 10वां जो है महासूक्तिये की है रचना, इसमें देवी सूक्त है जिसमें वाक शक्ति की उपासना की गई है। ठीक है दोस्तों, और इसी में चातुर्वर्ण व्यवस्था पुरुष सूक्त में है। ठीक है, वर्ण मतलब जो चतुर्वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण राजन्य मतलब क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण की जो संकल्पना है, ठीक है, वो इसी 10वें में है। ये भी क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देख लिया। अब दोस्तों हम ये एक चीज़ और देखा, मतलब ऋग्वेद की रचना तिथि से संदर्भित कुछ इतिहासकारों के अपने मत हैं कि कब से कब तक इसकी रचना की तिथि रही है। मतलब वो जो कालखंड 1500 से 1000 तो बहुमान्य मत है, लेकिन कुछ लोगों के अपने मत रहे हैं, वो भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो मैक्स मुलर ने 1200 से 1000 BC इसके रचना काल को बताया। उसी तरह जैकोबी 3000 BC मानते हैं, तिलक 6000 BC मानते हैं,
और विंटर मिथ्स जो है वो 2500 से 2000 BC मानते हैं ऋग्वेद का रचना काल। उसके बाद में मान्य तिथि हमने बताया आपको 1500 से ये 1000। तो ये चीज़ें जो है कभी पूछ दी जाएंगी, इसलिए इसको ही मैंने मेंशन किया है। चलिए दोस्तों, तो अब ये हमने देख लिया मंडल से संदर्भित। अब एक चीज़ हम देखते हैं इनके, इनका क्षेत्र मतलब क्षेत्रगत रूप में ये कहाँ से कहाँ तक इनका, जैसे हमने हड़प्पा में देखा था उसी तरीके से यहाँ देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक इनका क्षेत्र रहा है। तो देखिए, नॉर्थ में तुर्किस्तान का क्षेत्र, साउथ में अरावली तक ये जानते थे, ठीक है। उसी तरह नॉर्थ में आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान तक जानते थे ये, और ईस्ट में कहाँ तक, हिमाचल या और तिब्बत तक ये के क्षेत्र को ये जानते थे, ठीक है। मतलब उस क्षेत्र में इनकी बसावट थी, ठीक है। उसी तरह मतलब ये पंजाब से भी वाकिफ़ थे, यूपी से भी वाकिफ़ थे। और वही हम देखेंगे आगे शतपथ ब्राह्मण में माधव विदेह की जो कथा है उसमें जो है ये किस नदी तक, गंडक नदी को पार नहीं करने की भी चर्चा है। तो ये चीज़ें हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब ये हमने देख लिया क्या है, इसके नॉर्थ की सीमा कहाँ तक, साउथ की सीमा कहाँ तक, ये ईस्ट और वेस्ट की सीमा कहाँ तक, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि कुछ इसमें ऋग्वेद में कुछ मतलब प्रदेशों की चर्चा है, ठीक है। जिसे गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसको ब्रह्मर्षि देश बोलते हैं। उसी तरह सतलुज से यमुना नदी तक का जो क्षेत्र है उसको हम ब्रह्मावर्त बोलते हैं। ये सारी जो है, यही ब्रह्मावर्त का जो क्षेत्र है सतलुज से यमुना नदी तक, इसे ही ऋग्वैदिक काल में सभ्यता का केंद्र ये होता है। मतलब ये ब्रह्मावर्त ऋग्वैदिक काल के सभ्यता का केंद्र ये होता है। ये भी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अब एक और है आपको, ये ब्रह्मर्षि हो गया और ये ब्रह्मावर्त हो गया, ठीक है दोस्तों। अब एक मध्य देश है, तो मध्य देश कहाँ है, तो हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का जो क्षेत्र है वो मध्य देश के नाम से जाना जाता था। इसकी चर्चा ऋग्वेद में है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि कुछ आर्य कबीले थे, ठीक है। 5 मुख्यतः आर्य कबीले थे, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे पुरु, यदु, यनु, दुह्य और तुर्वस, ठीक है। पुरु, यदु, अनु, दुह्य और तुर्वस, ये जो है 5 कबीले आर्य के थे, ठीक है। उसी तरह से आप देखेंगे अलिन, पक्त, भलानस, सीवी और बिशानी, ये जो है आर्य भिन्न कबीले थे। हाँ, अली, पक्त, सीवी, बिसानी, अली पक्त, भलानस, सीवी और बिशानी, ये जो है आर्य भिन्न कबीले थे। तो अब देखें, इससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे यदु और तुर्वस को हम दास कबीला बोलते थे, मतलब दास जो है इसको दास कबीला के रूप में जाना जाता था, यदु और तुर्वस को। और इसी को जो है वर्णित है ये कि इंद्र जो है ये दोनों कबीलों को बाद में लेके आए थे। तो ये क्वेश्चन से यहाँ पे बन सकता है, इसलिए इसकी भी चर्चा हमने कर दी है, ठीक है। इसी तरह पुरु कबीला को, जो पुरु आर्य कबीला है, उसको मृदभाषी या मतलब कुटभाषी या मृदवाची, मतलब कुटभाषी ये कबीला हुआ करता था। इसकी चर्चा हमें ऋग्वेद से मिलती है कि जो पुरु कबीला है वो कुटभाषी है, या इसी को कुटभाषी को ही संस्कृत में मृदवाची बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हमें कुछ विदुषी स्त्रियों की भी चर्चा मिलती है। जैसे उन्होंने भी ऋचाओं की रचना की, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, पौलमी, सच्ची। उसी तरीके से कक्षावृत्ति, तो लोपामुद्रा, घोषा, पौलमी, कक्षावृत्ति, सच्ची, ये जो विदुषी नारियाँ जो थी, इन्होंने ऋचाओं की रचना की थी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आज के क्लास में हमने इससे संदर्भित कुछ बेसिक्स डिस्कस किए, और कुछ जो क्वेश्चंस हमारे बहुत ही जो क्वेश्चंस महत्वपूर्ण बनते हैं उससे संदर्भित हमने चर्चा की, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे बढ़ाते हुए ऋग्वैदिक काल के ही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। और दोस्तों, आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि चूँकि ये चैनल नया है, आपसे ये मैंने पहले ही बोला है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। और जितना मतलब मोटिवेशन मुझे इसी से मिलेगा, और मैं आगे जो है इस कक्षा को आपके लिए ही, और जो भी हम ये कर रहे हैं वो सब आपके लिए ही कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा सपोर्ट करें,
तब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।